ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे, चूँकि हम लोग वेक्टर वाला एप्लीकेशन कर रहे थे तो उसी में आगे काम करेंगे। तो लिखना चालू करेंगे। तो से ये दो वेक्टर्स हैं बच्चों, ठीक है। एक है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है से Z1, दिस इज Z2 एंड दिस इज Z3। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है। मीन्स से इफ इट्स लेंथ इज लैम्डा यूनिट्स, सो हियर ऑल्सो इट इज लैम्डा यूनिट्स। तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों में कोई फर्क नहीं है। बोथ वेक्टर्स आर एट राइट एंगल टू ईच अदर, ऐसा है। तो क्वेश्चन ये है कि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन Z1 एंड Z2, Z1, Z2 एंड Z3, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से है कि से गेट अ रिलेशन अमंग Z1, Z2 एंड Z3, अमंग Z1, Z2 एंड Z3. So this is the question which we need to answer. So let's have the solution. देखो बच्चों, क्या है, जैसे हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे कि अगर एक वेक्टर को रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बाय द एंगल थीटा, तो आप क्या करते हैं, उसमें सिस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इट सिंपली गेट्स रोटेटेड। बट उसका क्या है, रोटेशन तो हो जाता है, मैग्नीट्यूड पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो Z3 माइनस Z1 वेक्टर है तो वो कैसे आएगा। और फिर हमने ये भी सीखा था कि अगर 90 से रोटेट करना है, मीन सिस 90, और सिस 90 की वैल्यू आई हो जाती है, तो आप आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वेक्टर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में चला जाएगा। और अगर आप माइनस आई से मल्टीप्लाई कर दें तो वो क्लॉकवाइज रोटेशन में चला जाएगा। सो वो हम सब सीख चुके हैं। तो अगर हम ये जो वेक्टर अपने को नज़र आ रहा है विच इज़ Z2 माइनस Z1, तो अगर हम इसमें I से मल्टीप्लाई कर दें तो हम पहुंच जाएंगे Z3 माइनस Z1 पर। तो ये तो एक रिजल्ट हो गया। तो कहने को तो यही आंसर है, इतना ही आंसर लिख देंगे तो दैट इज सफिशिएंट। अब क्या है कि आंसर तो इतना हो गया, लेकिन इसमें एक जो मेन बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं इसमें, तो वो जरा उसको देखें, वो क्या है। तो मेन बात कुछ यूँ है कि साहब दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दें, so this is Z3 minus Z1 whole square and this is I square and Z2 minus Z1 whole square. तो I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से ये रिजल्ट आ गया Z3 माइनस Z1 स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 इसका होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। तो अगर आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल्सो आंसर। तो ऐसे भी बच्चों लिखा जा सकता है। अब देखो, इसमें मेन बात जो समझने की है वो क्या है, ये हम आपको एक तो बताना चाह रहे थे कि साहब ठीक है, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 डिग्री घूम जाएगा, ये सब तो ठीक है। जो बड़ी अहम बात है वो ये है अगली, क्या, जैसे क्या है कि यहाँ पर ये जो Z1, Z2, Z3, ये जो Z1, Z2, Z3, ये सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हो गया कि ये सब x प्लस आई वाई टाइप के नंबर हैं, ठीक है। अच्छा, अगर यही सिचुएशन, इसी तरह का एक्सप्रेशन कुछ हम रियल नंबर्स के लिए लिखते, मान लीजिए कैसे लिखते, से यहाँ पर है Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर, तो मान लीजिए कहें कि साहब एक लिखा है B माइनस A का स्क्वायर, और फिर है Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, तो C माइनस A का स्क्वायर, एंड सपोज दीज 3 आर रियल नंबर्स, है ना। इसमें इमेजिनरी पार्ट गायब है, और फिर उसको 0 कर दें। तो आप यहाँ से ऐसे सोच सकते हैं कि चूंकि सर 2 होल स्क्वायर का समेशन आप लिख रहे हैं 0, और हर होल स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहता है, तो फिर उसको 0 होने के लिए दोनों को 0 वैल्यू एग्जैक्ट लेनी पड़ जाएगी। अब दोनों अगर 0 होने का मतलब है कि यहाँ से B और A बराबर हो गया, और यहाँ से C और A बराबर हो गया, तो अगर ले दे के देखें तो इसका मतलब है कि A B C सारे के सारे कैसे हो जाने हैं, सेम हो जाने हैं।
तो ये पार्ट तब एप्लीकेबल है जब ए बी सी ऑल थ्री आर रियल नंबर्स, बट अब रियल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो फिर ऐसे, जैसे अब इसमें अगर कोई कहे कि सर जो चीज़ आपने यहाँ समझाई क्या वो यहाँ पर भी लागू है, क्या इसको भी ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो होना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल। मतलब इस सेक्टर में अगर यहाँ पे देखें तो जो बात अभी रियल नंबर्स के लिए हमने सीखी, क्या वो यहाँ भी वैलिड होगी? से Z3 माइनस Z1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और फिर Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर लिखा है, इसको ज़ीरो। तो पहली बात तो यह है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, यहीं पे गड़बड़ है। ज़रूरी थोड़ी है बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आई का स्क्वायर जानते ना, -1 होता है, तो कहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है? तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी बेवकूफ़ी करे कि साहब Z1, Z2 और Z3 सब बराबर होने चाहिए, तो फिर बड़ा गड़बड़ है बच्चों, ये सब नहीं चलेगा। यहाँ हो भी सकता है डिपेंडिंग अपॉन वैल्यूज ऑफ Z1 एंड Z2 एंड Z3, बट एज ए रिजल्ट नॉट ऑलवेज ट्रू, है ना। चलो उसको क्रॉस करने की जगह थोड़ा दया दिखाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, नॉट ऑलवेज ट्रू। ये हमेशा सही नहीं होगा, कभी कभार हो सकता हो जाए सही, डिपेंडिंग अपॉन Z1, Z2 एंड Z3, लेकिन ये हमेशा ट्रू है। तो ये भी समझना होगा कि जो चीज़ें हम रियल नंबर्स के लिए लागू करते हैं वो कॉम्प्लेक्स पे लागू नहीं होती, कि किसी रियल नंबर का होल स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स मतलब जिसमें इमेजिनरी पोर्शन भी है, उस पर ये वैलिड नहीं है ना। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो एक बात तो चलो हमने ये अच्छी सीख ली, नोट कर लिया जाए। अब थोड़ा आगे का काम करते हैं। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत बढ़िया एक स्टैंडर्ड आर्टिकल कह लें या बड़ा अच्छा एप्लीकेशन कह लें, वेक्टर से ही रिलेटेड है, जरा देखते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे लिखते हैं कि दो वेक्टर्स हैं, एक है Z1 और एक है Z2, ठीक है, और इनको कह रहे हैं कि साहब ये कोलिनियर है। एक्चुअली हमें इसमें दो पार्ट करने, एक तो कोलिनियर और एक बार करेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हमने कहा कि साहब ऐसा है कि दो वेक्टर Z1 और Z2 कोलिनियर हैं, तो इससे क्या सीख रहे हैं जरा समझें। अब कोलिनियर है तो जैसे ड्रॉ कर लेते हैं, से दिस इज से वेक्टर Z1 एंड दिस इज से वेक्टर Z2। तो अगर आपको थोड़ा सा बेसिक वेक्टर्स आता है तो आप सीखते होंगे कि दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो वो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। पैरेलल का मतलब होता है कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में, और एंटी पैरेलल का मतलब है कि जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं बच्चों? ये हैं हमारे पैरेलल वेक्टर्स। और ये जो दो वेक्टर्स हैं वो कैसे वेक्टर्स हैं? तो ये हैं हमारे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। देखिए पैरेलल वेक्टर, देखिए अगर कोई वेक्टर बच्चों कोलिनियर है दो, तो दो कोलिनियर वेक्टर पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं, है ना। इन बोथ दी सिचुएशन दे आर कोलिनियर। तो कोलिनियर जो है, कोलिनियर वेक्टर्स पैरेलल भी लिख सकते हैं, आप एंटी पैरेलल भी लिख सकते हैं। तो पैरेलल का मतलब हो गया बच्चों सेम डायरेक्शन। ये सब बातें नोट करते चलें। वैसे अगर आपको वेक्टर का थोड़ा बेसिक नॉलेज है तो आपको पता होगा, फिर भी आप चाहे तो लिख लें। और इसका मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब हो जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, तो अगर हमारे दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो पैरेलल भी हो सकते हैं, एंटी पैरेलल भी हो सकते हैं। अच्छा अब देखो, अगर मान लीजिए हम कहें कि साहब पैरेलल है, तो ऐसे सोच सकते हैं कि साहब अगर दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है तो जो Z1 का आर्ग्यूमेंट होगा वही Z2 का भी आर्ग्यूमेंट होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर ये
इस तरह की सिचुएशन है, तो इस तरह की सिचुएशन है तो क्या सोचोगे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 जो होगा, अगर हम Z2 के आर्ग्यूमेंट की बात करेंगे तो उसमें पाई को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिए ये हमारा पीछे है Z2 या मान लीजिए आगे है Z1, तो Z2 तक पहुंचने के लिए क्या करना है, जैसे ये सामने की तरफ है तो उसको पलटना होगा ना। अब आप ऐसे पलट दें तो प्लस पाई और ऐसे पलट दें तो माइनस पाई, है ना। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दीजिए तो प्लस पाई और क्लॉकवाइज में घुमा दीजिए तो माइनस पाई। तो अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं तो दोनों के आर्ग्यूमेंट में पाई का डिफरेंस होगा, ऐसे तो समझ सकते हैं। और इस सिचुएशन में दोनों के आर्ग्यूमेंट कैसे होने, एग्जैक्टली सेम होने। तो देखो बड़ा मजेदार अभी रिजल्ट आएगा यहां से। क्या रिजल्ट आएगा, तो इस पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि साहब ऐसा करते हैं कि आर्ग्यूमेंट Z1 में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 0 हो गया। और यहां क्या करते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो प्लस माइनस पाई हो गया, है ना। अच्छा, फिर हम ये तो पढ़ ही चुके हैं कि अगर दो आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं Z1 और Z2 के, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2। तो ये पढ़ते थे ना डे मॉइवर्ट्स थ्योरम में, या यूलर्स फॉर्म से भी समझा जा सकता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 हो जाएगा 0। और अगर यहां पर देखें तो वही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 क्या हो जाएगा, प्लस पाई भी हो सकता है और माइनस पाई भी हो सकता है। बट अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम ये है कि साहब ये जो माइनस पाई होता है वो आर्ग्यूमेंट में प्रिंसिपल वैल्यू में तो आता नहीं है। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो माइनस पाई से पाई के बीच में रहती है, पाई हो सकती है बट माइनस पाई होती नहीं है। तो यहां पर एक इशू ये है कि जो माइनस पाई है, दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। तो चूंकि ये माइनस पाई प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के दायरे से बाहर है तो यहां भी बाहर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि अब देखो दो रिजल्ट ऐसे दिख रहे हैं कि एक बार तो ऐसा दिख रहा है कि जो Z1 और Z2 का रेशियो या Z1 बाई Z2 इसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 होगा या फिर पाई हो सकता है। 0 कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स बच्चों एक ही डायरेक्शन में हो, और पाई कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। अच्छा, वेक्टर्स का मतलब क्या है, एक वेक्टर है Z1 और दूसरा वेक्टर है Z2। अब देखिए ये सब करवाने का लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर कभी ऐसा लिख के आ जाए कि साहब टू वेक्टर्स इन सेम डायरेक्शन Z1 एंड Z2, तो अगर आप ये ध्यान में कर पा रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाई Z2 0 है और ऑपोजिट डायरेक्शन तो पाई है, तो थोड़ा अगर हम आर्गन प्लेन पे थोड़ा समझ लें कि वैसे ये हम लोग ऑलरेडी सब कर चुके हैं, एक बार मैं फिर से करके दिखाई दे रहा हूं। देखो बच्चों, ये है अपना रियल एक्सिस और ये है अपना इमेजिनरी एक्सिस। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट तभी 0 हो सकता है जब वो क्या हो, प्योरली रियल हो और पॉजिटिव रियल एक्सिस पे हो। तो अगर ऐसी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट डेफिनेटली क्या आएगा, 0। तो ये जो Z है वो कैसा है, दिस Z इज प्योरली रियल एंड ऑफ कोर्स पॉजिटिव। तब आर्ग्यूमेंट क्या होगा बच्चों, इसका 0 आएगा। और पाई कब आएगा, तो पाई आने के लिए यही Z कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव रियल एक्सिस में होना चाहिए। तब इस सिचुएशन में इसका आर्ग्यूमेंट क्या आता है, पाई। तो ये Z कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए प्योरली रियल एंड नेगेटिव, ठीक। तो इन एनी सिचुएशन वेदर आर्ग्यूमेंट इज 0 और पाई, कॉम्प्लेक्स नंबर मस्ट बी प्योरली रियल। अब कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल, तो सबसे पहली बात तो ये आ गई कि साहब इसका मतलब है कि जो Z1 बाई Z2 है ये कैसा है, तो साहब ये प्योरली रियल है, ठीक है। अब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होती है तो क्या होता है कि अगर हम उसका बार कर दें तो फर्क नहीं पड़ता है, तो वो Z1 बाई Z2 ही रहता है। तो पूरा जो एनालिसिस है उसको करने का लॉजिक इतना ही है कि पहले तो हमें एक तो रिजल्ट ये ध्यान में रखना है, क्या
कि अगर Z1 और Z2 कोलिनियर है तो Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट आइदर 0 और पाई। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट Z1 बाई Z2 इज प्योरली रियल। और थर्ड रिजल्ट, ये सब इंटरकनेक्टेड रिजल्ट हैं, और थर्ड रिजल्ट आएगा कि Z1 बाई Z2 का जो बार होगा दैट इज नथिंग बट Z1 बाई Z2। तो ये तब की बात है जब Z1 और Z2 वेक्टर्स कैसे थे, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब एक बार बच्चों सीखते हैं कि जब Z1 और Z2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तब क्या होता है, तब का देखो जरा कैसे करते हैं। सो ये तो था अपना से दैट वाज केस फर्स्ट। अब इसको सेकंड सिचुएशन में ले आते हैं। तो सेकंड सिचुएशन कुछ ऐसी है कि टू वेक्टर्स Z1 एंड Z2 आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे है, ये जो दो वेक्टर हैं दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कैसा, तो जैसे अगर एक वेक्टर है से Z1 और दूसरा वेक्टर है Z2, तो इनमें आपस में 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब देखो ये तो मैंने ऐसे बना दिया, आप चाहें तो Z1 को ऊपर कर दें, Z2 को नीचे कर दें, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है कि किसका एंगल मतलब किसका आर्ग्यूमेंट ज़्यादा किसका कम, वो कुछ नहीं दिया हुआ है, केवल इतना लिखा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब बच्चों अगर दो वेक्टर Z1 और Z2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। जैसे अभी हमने कोलिनियर में रिजल्ट ध्यान में रखा कि Z1 बाई Z2 जो है दिस मस्ट बी अ रियल नंबर। अब देखो यहां से क्या होगा, तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि अगर Z1 और Z2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट में पाई बाई 2 का फर्क आएगा। अब कोई भी ज़्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस पाई बाई 2 रख दिया है। ठीक है, इस फोटो में देखें तो Z2 का आर्ग्यूमेंट पाई बाई 2 ज़्यादा है Z1 से, बट अब कोई नीचे बना दे Z2 को, ऊपर बना दे Z1 को, इसलिए प्लस माइनस पाई बाई 2 कर दिए। तो यहां से क्या होगा कि जब हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 करते हैं तो यही वैल्यू आएगी बच्चों प्लस माइनस पाई बाई 2। अच्छा, अब प्लस माइनस पाई बाई 2 आ गई और दो आर्ग्यूमेंट का जो डिफरेंस है उसको क्या लिखा जा सकता है, तो उसको हम लिख सकते हैं Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट। तो यहां से जो वैल्यू आनी है दैट इज प्लस माइनस पाई बाई 2, है ना। हमने लिखा Z1 बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट हो गया प्लस माइनस पाई बाई 2। नाउ इफ वी प्लॉट अगेन रियल एक्सेस एंड इमेजिनरी एक्सेस और फिर उस पर देखें कि भाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आर्ग्यूमेंट होने का मतलब क्या है, तो ये y एक्सेस हो गया, ये सॉरी y और x तो गलत लिख दिया मैंने, रियल और इमेजिनरी लिखना चाहिए। तो ये हो गई हमारी बच्चों इमेजिनरी एक्सेस और ये हो गई हमारी रियल एक्सेस। तो प्लस पाई बाई 2 आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है ना, तो पाई बाई 2 प्लस एंगल बना रहा है रियल पॉजिटिव रियल एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ऐसी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आर्ग्यूमेंट होगा क्या, पाई बाई 2। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी हो गई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई बच्चों प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, और इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव। और वही अगर नीचे आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर z यहां पर, तो उसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस पाई बाई 2, है ना, चूंकि ये क्लॉकवाइज सेंस में एंगल बनेगा। तो ये भी प्योरली इमेजिनरी है बट नेगेटिव एक्सिस में, सो दिस इज प्योरली इमेजिनरी। तो लॉजिक ये है कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्ग्यूमेंट को प्लस माइनस पाई बाई 2 कर रहे हैं तो उससे ये पता चलता है कि Z1 बाई Z2 जो है दैट इज प्योरली इमेजिनरी, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। अब अगर Z1 बाई Z2 प्योरली इमेजिनरी है तो क्या लिख सकते हो,
तो एक तो ये भी लिख सकते हो कि साहब अगर हम इसका बार कर दें तो बार करने से क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर का बार करोगे, रियल पार्ट है नहीं तो केवल एक माइनस लग जाएगा, है ना। तो ये तीन बातें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहली चीज, अगर मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, Z1 एंड Z2 आर टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उनके Z1 बाई Z2 कर देंगे तो आर्ग्यूमेंट प्लस माइनस पाई बाई 2, और प्लस माइनस पाई बाई 2 का मतलब हो गया दैट दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। और उसका मतलब दूसरा ये भी हो सकता है कि बार करने पर बस एक माइनस आ जाएगा। तो देखो हमने अभी दो बातें सीख ली। एक तो सीख लिया कोलिनियर होता है तो क्या होता है, एक बार मैं रिकैप कर देता हूं। अगर बच्चों हमारे दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं तो हमें अच्छे से ध्यान में रखना होगा कि Z1 बाई Z2 करेंगे सो दैट इज अ रियल नंबर, और उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो या तो 0 आएगा या फिर पाई आएगा। तो Z1 बाई Z2 का बार करने पे क्या हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, Z1 बाई Z2 ही रहेगा। और फिर दूसरी बात ये सीखे कि अगर दो वेक्टर्स Z1 और Z2 परपेंडिकुलर है तब क्या होगा कि जो Z1 बाई Z2 है वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, और जो Z1 और बाई Z2 का आर्ग्यूमेंट है वो प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। और इमेजिनरी नंबर होने का मतलब है कि बार करने पे बस एक माइनस आ जाएगा। तो इसका यूज़ हम क्वेश्चंस में कर सकते हैं। तो आगे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्वेश्चंस में इस पूरे पार्ट का यूज़ करेंगे, है ना। डन।